नमस्कार, आप यूपी चुनाव पर देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ जुड़ने जा रही है वो न केवल राजनीति की एक धुरंधर शख्सियत कहलाती है बल्कि एक जाने माने लॉयर के तौर पर भी जाने जाते हैं और एक मुखर प्रखर वक्ता के तौर पर जाने जाते हैं। जोरदार बयान देते हैं और इस वक्त यूपी के चुनाव में जोर आजमाइश कर रही है उनकी पार्टी भी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 4 बार के सांसद हैदराबाद से आने वाले असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओवैसी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। कैसा चल रहा है उत्तर प्रदेश में आपका डोर टू डोर कैंपेन? चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं क्योंकि फिजिकल रैलीज इलेक्शन कमीशन अलाउ नहीं कर रही है और साथ ही साथ हमको यही करना पड़ रहा है। और दूसरा है कि जो 1000 लोगों के साथ पब्लिक रैली का परमिशन के लिए बड़ी देरी हो रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जरा इन तमाम चीजों को एक्सपेडाइट करेगा क्योंकि अब पहले फेज के लिए टाइम बहुत कम बाकी है अभी। आपने ऐलान किया है आपकी पार्टी ने कि 100 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे और हाल में एक बड़ा दिलचस्प बयान आपने दिया। ये ऐलान किया कि अगर आप सत्ता में आते हैं उत्तर प्रदेश में तो 2 CM बनेंगे और 3 डेप्यूटी CM आप देंगे उत्तर प्रदेश को। जी हाँ, हमारी पार्टी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है जिसके कन्वीनर बाबू सिंह कुशवाहा साहब हैं, जिसमें वामन मिश्राम साहब की और बिंड समाज, कश्यप समाज और दीगर 2 अति पिछड़ा समाज के पार्टीज हैं। तो उसमें तय पाया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको सत्ता देती है तो 2.5 साल के लिए बाबू सिंह कुशवाहा साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और 2.5 साल के लिए दलित समाज से वामन मिश्राम साहब की पार्टी से होगा और 3 डिप्टी CM होंगे जिसमें एक मुसलमान और 2 अति पिछड़ा समाज के लोग होंगे। लेकिन सिर्फ 100 सीट पर चुनाव लड़कर आप सरकार बनाने का ख्याल कैसे ला रहे हैं अपने मन में? नहीं, हमारी पार्टी 100 के करीब सीट पर लड़ेगी। जो दूसरे अलायंस पार्टनर्स हैं वो दूसरे सीटों पर मुकाबला करेंगे। और आपको लगता है कि आपके प्रबल स्ट्रॉन्ग चांसेस है सरकार बनाने की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त मुकाबला सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप खुद को कहां पाते हैं? आपकी पार्टी, आपका अलायंस जो है वो खुद को कहां पा रहा है? कितने % चांसेस आपको अपने दिखते हैं? नहीं, मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट नहीं होगा और खास तौर से अब जब कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट शुरू हो चुका है तो अब ये बाइपोलर नहीं रहा और मुख्तलिफ पार्टीज के कैंडिडेट्स मुकाबला करेंगे और मैं नहीं समझता कि बाइपोलर होगा, बल्कि हमारी पार्टी का पहले से बेहतर परफॉर्मेंस होगा इंशाल्लाह इस बार। आपको क्यों लगता है ऐसा कि बायपोलर नहीं होगा? सारे जितने भी ग्राउंड पे सर्वे हो रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से हमने रैलियों में भी भीड़ देखी है तो बीजेपी या समाजवादी पार्टी की बात लोग करते हैं। तो आपको ऐसा इतना कॉन्फिडेंस, इस कॉन्फिडेंस का आधार क्या है कि ये बायपोलर नहीं होगा और आप ज्यादा सीटें लाने वाले हैं इस बार? अगर आपकी ही बात को हम ले लें कि भीड़ आ रही है, तो जब हमारी भी जनसभाएं होती थी इलेक्शन कमीशन के बैन करने से पहले तो बहुत भीड़ आती थी। तो अब ऐसा है कि अब तो वर्चुअल रैलीज हो रही है, डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, उसी के ऊपर काम हो रहा है। मेरा अगला सवाल यह है कि आप हमेशा ज्यादा मुसलमान की ही बात कर रहे हैं, हालांकि अब आपने अलायंस हाल में बनाया है जिसमें आप दलित और OBC की भी बात कर रहे हैं और अब आप CM की भी बात कर रहे हैं कि दलित CM देंगे, फिर OBC CM देंगे, मुसलमान डेप्यूटी CM होगा। लेकिन अगर आपके अब तक के रिकॉर्ड को देखें या इतिहास को देखें तो उसमें मुसलमान की ही आप बात करते हैं, ज्यादा मुसलमान की ही बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो आपको क्यों लगता है कि दलित और OBC अब लास्ट मिनट आपके साथ जुड़ेगा इस अलायंस के चलते? इसलिए कि ये जो अलायंस बना है वो उसमें तमाम कमजोर लोग मिलकर अलायंस बनाए हैं और वो भी अल्पसंख्यक समाज जिसमें मुसलमान है उनकी तरह उनसे नाइंसाफी हुई, उनको उनका हिस्सा नहीं दिया गया, भागीदारी नहीं दी गई। तो जब तमाम कमजोर, पिछड़े, दबाए जाने वाले लोग एक पॉलिटिकल अलायंस में शामिल होते हैं तो हमारी लड़ाई और सबकी लड़ाई एक हो जाती है और हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव ये है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो
और हम किसी समाज के या किसी कास्ट के कभी खिलाफ हम थे ना कभी रहेंगे। और अगर कभी हम बात करते हैं कि हिस्सेदारी की जब बात होती है तो जो सबसे कमजोर होता है उससे बात शुरू होनी चाहिए, ताकतवर से बात तो नहीं शुरू होती है ना, हिस्सेदारी की और भागीदारी। तो आप अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी यूपी में किसको मान रहे हैं, समाजवादी पार्टी को या बीजेपी को? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पे समाजवादी पार्टी की भी नजर है और वो ये दावा भी करते हैं कि हमारे साथ है मुसलमान। नहीं, उनके दावे सरासर झूठ पर मुबन्नी है। आप अंदाजा लगाइए कि एक उनका नेता था जो 17 साल से अजमेर शरीफ की दरगाह में अखिलेश यादव की तरफ से चादर लेके जाता था। आज अखिलेश यादव ने उनको धोखा दिया तो वो बेचारे किसी और पॉलिटिकल पार्टी में चले गए। और एक सिस्टमैटिक तरीके से अखिलेश यादव अपने ही पार्टी के जो मुस्लिम नेताओं ने उनके साथ 25-30 साल काम किया उनको घर में बिठा रहे हैं। अब इसकी मिसाल भी आपके सामने मैं कई मिसालें दे सकता हूं, बल्कि उनके एक सहयोगी अलायंस पार्टनर ने एक मीडिया चैनल के कॉन्क्लेव में जाकर कहा कि अब की बार अखिलेश समाजवादी पार्टी ने 45% मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को टिकट नहीं दिया और वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान में एक नशा है। तो ये आप धोखा दे रहे हैं ना, आप अपने ही पार्टी के लोगों को घर में बिठा रहे हैं, उनको टिकट काट रहे हैं, तो आप ये दावे सब आपके गलत साबित होंगे। और वो ये समझते हैं कि मुसलमान उत्तर प्रदेश का सिर्फ दरी बिछाएगा और नारे लगाएगा कि फलां भैया तुझ पे जवानी कुर्बान। तो ये तो नहीं होगा ना। हिस्सेदारी की लड़ाई तो हम बात कर रहे हैं और ये हमारा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा सही मानों में सामाजिक न्याय को हासिल करने की कोशिश कर रहा है बाबू सिंह कुशवाहा की लीडरशिप में। तो इसीलिए लोग इसका फर्क महसूस कर रहे हैं। मगर अखिलेश यादव में और योगी आदित्यनाथ में कोई फर्क नहीं है। एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव को आप अपना बड़ा प्रतिद्वंदी समझ रहे हैं। नहीं देखिए मैडम, इलेक्शन में जब हम आपने मुझसे सवाल किया था कि अखिलेश यादव दावा करते हैं कि मुसलमान उनके साथ हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आपको बड़ा प्रतिद्वंदी कौन लगता है इस चुनाव में? नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मुझे इस आपके पहले सवाल का एक हिस्सा बयान कर लेने दीजिए। खुद उनके एक सीनियर नेता है रामपुर के, मीडिया ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने 12 प्रत्याशी के नाम लिखकर भेजाए कि इनको आप टिकट दीजिए। 12 में 11 का नाम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने काट दिया। अब हमारा मुकाबला तो सबसे होगा ना, मैं कैसा पिक एंड चूज करूंगा? जो भी जिस विधानसभा से हमारे परिवर्तन मोर्चा के कैंडिडेट रहेंगे तो वो मुकाबला करेंगे बीजेपी से, मुकाबला करेंगे सपा से, बीएसपी से और जो कोई भी होगा। तो हमको इन तमाम को शिकस्त देना है, हराना है, तभी तो हम जीतेंगे। लेकिन आपका जो अलायंस है आपका जो अलायंस है वो मुसलमान प्लस ओबीसी प्लस दलित वोटर को टारगेट कर रहा है। तो आपने तो उसी वोट बैंक को टारगेट किया ना जिस पर समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि उन्होंने भी बहुत सारे अलायंसेस किए हाल में ओबीसी नेताओं के साथ में, पार्टीज के साथ में, राजभर उनके साथ में है और भी तरह तरह के समीकरण बैठा रहे वो। देखिए, मेरी नजर में अखिलेश यादव एक नाकाम सियासी लीडर हैं। 2014 का चुनाव वो हार गए। 75 सीट के करीब लोकसभा की सीट पर बीजेपी कामयाब हुई। 2017 में उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, फिर भी बीजेपी 300 विधानसभा की सीट पर जीत गई। 2019 में उन्होंने बसपा से अलायंस किया, बावजूद इसके कि डेटा कहता है कि 75% मुसलमान ने बसपा और सपा को वोट दिया। सिर्फ 15 लोकसभा के सीट पर कामयाबी हासिल हुई। बाकी करीब 65 पार्लियामेंट की सीट पर बीजेपी कामयाब होगी। हम तो नहीं थे जब। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इनका वोट, भाई इतना फॉर्मिडेबल अलायंस आपने किया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव अपने जब से उनकी लीडरशिप में समाजवादी इलेक्शन लड़ रही है, दो पार्लियामेंट के चुनाव, एक विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। और मैं तो आपके प्रोग्राम के जरिए से जो लोग देख रहे हैं उनसे अपील कर रहा हूं कि दोबारा गलती मत करिए। समाजवादी पार्टी या बसपा बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। ये जो हमारा अलायंस है वो बीजेपी को रोक पाएगा। और क्योंकि जब कमजोर लोग मिल जाएंगे, अब बीएसपी कहां रोक पा रही है? बीएसपी तो कई इलेक्शन हार गई ना, वो भी 14 का पार्लियामेंट का बुरी तरह हार गए।
17 का असेंबली विधानसभा का चुनाव हार गए, 19 का तो 7 में मिलकर लड़े, तब भी हार गए। तो इसलिए आज एक विकल्प के तौर पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा दरमियान में है और लोग इस बात को यकीन कर रहे हैं कि अखिलेश यादव अल्पसंख्यक समाज हो या पिछड़ा समाज हो, वो सिर्फ जबानी खर्च करते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, मगर उनके दिलो दिमाग में ये बात नहीं समझ में आ रही। उन्हीं के सहयोगी नेता कह रहे हैं, उनके सीनियर लीडर की बात को मंजूर नहीं करते। आप पीलीभीत से उनके एक्स मिनिस्टर थे जो कोविड से उनका इंतकाल हुआ, उनके घर में भी एक बेटी का इंतकाल हुआ, उनका बेटा बस बीएसपी में चला जाता है। ऐसे कई कॉन्ट्रडिक्शंस है उनके पास। वो कहते हैं कि आप बाहर से आए हैं, असदुद्दीन ओवैसी क्या जाने यूपी का दर्द। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं हैदराबाद से आया हूं, मगर जब मुजफ्फरनगर के कैंप्स में मैं गया था, एक भी इनके पार्टी का एक मुस्लिम एमएल नजर नहीं आया मुझे। मैंने मुजफ्फरनगर के कैंपों में कई कैंप्स में गया, उसमें जाकर मैंने वहां लोगों से मुलाकात की, जो हमसे मदद हो सकती थी हमने मदद की। आपने क्या किया बताइए? आप तो सैफई में नाच गाने का इंतजाम कर रहे थे, आपने तो उन कैंपों को उखाड़ कर भी फेंक दिया था। मैं देखा, बुलडोजर चढ़ा दिए थे आपने सामाजिक न्याय हो या मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए आपने क्या काम किया? आपने तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केसेस का सैंक्शन, प्रोसिक्यूशन का इजाजत नहीं दी। अगर आज आप चार्जशीट डाल देते मुजफ्फरनगर की तो शायद कोर्ट में केस चला जाता। आपने नहीं करा, आपने खामोश बैठा, बीजेपी से मिल लिए। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद उन्होंने 75 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने विड्रॉ कर लिए, उन्हीं के लोगों के जो अक्यूज थे। वो तो आप पर आरोप लगाते हैं इनडायरेक्टली, मैं सीधे तौर पर नहीं कह रही। नहीं, आप डायरेक्टली कहिए मैडम, क्या क्यों शर्म? नहीं, आप डायरेक्टली कहिए, कोई उसमें क्या बात है, उसमें कौन सा आसमान गिरने वाला है? देखिए यही तो बिल्कुल, समझ गए तो अगर दे दे। नहीं समझा, बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। देखिए मेरे घर में शादी हुई थी तो नरेंद्र मोदी आए थे, मैंने ही पार्लियामेंट में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया था कि दोबारा आप प्रधानमंत्री बन जाइए। हाँ, मैंने ही बसपा से अलायंस किया था, 75% मुसलमान के वोट मिले, तब भी आपकी पार्टी में 5 जीते, जिसमें 3 मुसलमान और एक पिताजी और एक आप उनके बेटे। हम सब हमारी वजह से होता है ना, उनकी वजह से कुछ होता ही नहीं है ना। तो फिर ओवैसी क्यों टारगेट पे रहते हैं? ओवैसी को क्यों लोग निशाने पे ले लेते हैं इस आरोप के साथ, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे? देखिए, अगर आप प्रयागराज में जो धर्म संसद हो रहा है, आप अपने करस्पॉन्डेंट को प्लीज मेरी तरफ से पूछिए कि जितने धर्म संसद में जो महाशय वहां पर भाषण दे रहे थे, हर आदमी ने मुझे नाम लेकर गाली दी, हर आदमी ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। कोई कहता है गर्दन मार दो, कोई कहता है इसको पीट दो। तो हमारी तारीफ तो सब जगह होती है, धर्म संसद हो प्रयागराज का, हरिद्वार का हो, हमारी तारीफ। हमारे घर पर हमला होता है और हम पार्लियामेंट के चुनाव में सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़ते हैं। एक पे हैदराबाद की अवाम ने बीजेपी को हराया, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। औरंगाबाद की अवाम को शुक्रिया कि उन्होंने 21 साल के शिवसेना के एमपी को हराया। और किशनगंज बिहार में हम लड़े, 3 लाख वोट हम लिए, 325 जेडीयू लिए, 3.5 लाख कांग्रेस जीती। मगर उन माबाकी पार्लियामेंट की सीट पर बीजेपी कैसा जीत गई? हमारी वजह से जीती क्या? इन लोगों को अपना अहंकार तोड़ना चाहिए। आखिरी सवाल ओवैसी साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, माजरत के साथ मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, आपको रोक रही हूँ। आखिरी सवाल मेरा यह है कि उत्तर प्रदेश में जो आपका विजन है, अगर मान लीजिए जैसा कि आपने कहा कि आपका अलायंस आ जाता है या आपकी विधानसभा में प्रेजेंस भी आपकी पार्टी और अलायंस की बढ़ जाती है, तो यूपी के लिए आपका विजन क्या होगा संक्षेप में? सबसे पहले युवा की बेरोजगारी के मसले को हल करना, यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अगर 17 में 2.9 था तो आज 4.5 कैसे हो गया? अगर ग्रेजुएट, टेक्निकल एजुकेशन के ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स अगर 50% बेरोजगार है तो कैसा होगा? और फिर ये जो किसान रातों में जागते रहता है, सोते रहता है, लॉ एंड ऑर्डर का कई मसला है। 2019 का एनसीआरबी का डेटा है कि 5000 ज्यादा कम्युनल इंसिडेंट्स हुए। अमित शाह की मिनिस्ट्री ने कहा सामाजिक न्याय हकीकी मानों में होना चाहिए, जो अति पिछड़ा है, और कास्ट सेंसस होना चाहिए, और उस कास्ट में जिनको ज्यादा हक मिल रहा है, जिसकी पॉपुलेशन बड़ी है, उनको भी हिस्सा तो मिलना चाहिए। सब चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी का। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी अध्यक्ष AIMIM के साथ हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब तक मुसलमान राजनीति की बात करने वाले ओवैसी अब दलित की बात करते हैं, OBC की बात करते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि वो धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम नहीं करते और किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है। और अगर यूपी में उनकी अलायंस की सरकार बनी तो वो 2 मुख्यमंत्री 3 डिप्टी CM की बात भी करते हैं। फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।